दिल्ली कहने को तो ये भारत के दिल में स्थित एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वास्तव में इसने भारत का राजनीतिक इतिहास खुद में संजो कर रखा है। जहां प्राचीन काल में कुरु, मौर्य, कुषाण, गुप्त, तोमर और चौहान राजवंश ने दिल्ली का राज सिंहासन संभाला, तो वहीं मध्यकालीन भारत में मामलूक, खलजी, तुगलक, सैयद लोदी और फिर मुगलों ने दिल्ली के तख्त पर अपना कब्जा जमा लिया। और फिर आया ब्रिटिश राज, जिसने दिल्ली से ही पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जब अंग्रेज गए भी, तब भी दिल्ली ही भारत की राजधानी बनी रही और देश में राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित हो गई। लेकिन देश की राजधानी बनने और इतनी ऐतिहासिक ख्याति होने के बाद भी एक राज्य के रूप में दिल्ली की राजनीति कभी इतनी महत्वपूर्ण नहीं बन पाई जितनी अन्य राज्यों की। अगर मैं अभी दिल्ली के लोगों से ये पूछूं कि उनके राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो अधिकतर लोगों के पास ये उत्तर होगा ही नहीं। वैसे अगर आपको पता है कि कौन थे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा, पर ऐसा क्यों है कि स्वतंत्रता से पहले की दिल्ली का तो सदियों पुराना इतिहास हमें पता है, लेकिन स्वतंत्र भारत में दिल्ली का 75 वर्ष का राजनीतिक इतिहास हमें क्यों नहीं पता? इस वीडियो में दिल्ली का वही इतिहास बताते हुए मैं इस प्रश्न का उत्तर भी आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए समझते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि जिस दिल्ली की कुर्सी के लिए आज आप, भाजपा और कांग्रेस में इतनी उठापटक हो रही है, उसी दिल्ली में 37 वर्षों के लिए कोई मुख्यमंत्री था ही नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि 1956 से 1993 तक दिल्ली की अपनी कोई विधानसभा ही नहीं थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि स्वतंत्र भारत में दिल्ली के लगभग 7.5 दशक के इतिहास में केवल 8 विधानसभाएं और 8 मुख्यमंत्री हुए, और ये 8 मुख्यमंत्री भी केवल 3 पार्टियों से रहे। लेकिन फिर भी दिल्ली का राजनीतिक इतिहास अपने आप में बड़ा ही अनोखा और महत्वपूर्ण है। तो 1911 में ब्रिटिश राज के समय दिल्ली भारत की राजधानी बनी, जिसे ब्रिटिश वाइसरॉय दिल्ली के चीफ कमिश्नर के थ्रू रूल करता था। स्वतंत्रता के बाद इसमें बस इतना अंतर आया कि ये चीफ कमिश्नर भारत के राष्ट्रपति के अंडर आ गया। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो दिल्ली 7 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड पार्ट सी स्टेट में से एक थी, जिसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली तो थी, लेकिन उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी। जब 1951-52 में दिल्ली में पहले चुनाव हुए तो दिल्ली में 42 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज और 48 असेंबली सीटें थी। 42 में से 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी थीं जिनसे 2-2 मेंबर चुने जाते थे। इन चुनावों में कांग्रेस ने 39 सीटें जीती, तो वहीं भारतीय जनसंघ ने 5 और सोशलिस्ट पार्टी ने केवल 2। नेहरू ने उस समय कांग्रेस के चांदनी चौक एमएलए और दिल्ली कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर युद्धवीर सिंह के सामने 34 वर्षीय किसान ब्रह्म प्रकाश यादव को चुना, जो 17 मार्च 1952 को दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। लेकिन फिर जो हुआ वो आज तक होता आ रहा है। जैसे आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के यहाँ के एलजी से झगड़े होते हैं, उन दिनों भी ब्रह्म प्रकाश जी तब के चीफ कमिश्नर एडी पंडित से लड़ बैठे और फरवरी 1955 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वैसे इस त्यागपत्र के अतिरिक्त दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री के बारे में एक और याद रखने वाली बात यह है कि वो दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों को मिलाकर महादिल्ली नाम से एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। लेकिन उस समय की कांग्रेस की ही केंद्र सरकार और यहाँ तक कि नेहरू तक को ये स्वीकार नहीं था। और आप जानते हैं इस प्रस्ताव पर उस समय उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि राम और कृष्ण की इस भूमि का बंटवारा नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे कि उस समय के दिग्गज कांग्रेसी नेता थे। सोचिए, क्या आज की कांग्रेस में कोई नेता ये विचार सार्वजनिक रूप से रख सकता है? ब्रह्म प्रकाश जी की रेजिग्नेशन के बाद दरियागंज से एमएलए गुरमुख निहाल सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनकी चीफ मिनिस्टरशिप भी बहुत अधिक समय तक नहीं चल पाई। उनके मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों के भीतर जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता वाली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि क्योंकि दिल्ली यूनियन गवर्नमेंट की सीट है और ये डायआर्किकल सिस्टम यहाँ बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ एक अलग राज्य सरकार की आवश्यकता नहीं। नवंबर 1956 में मुख्यमंत्री निहाल सिंह ने रिजाइन कर दिया। दिल्ली असेंबली अबॉलिश कर दी गई और दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसकी अपनी एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी। लेकिन इसके बाद दिल्ली के स्टेटहुड और एक इलेक्टेड असेंबली की मांग लगातार उठती रही। इन्हीं डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए 1966 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट पास किया गया, जिसमें 56 इलेक्टेड मेंबर्स और 5 प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स वाली एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का प्रोविजन था। पर इस काउंसिल को भी केवल रिकमेंडेटरी पावर्स ही दी गई और अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सेंटर अपॉइंटेड एलजी के पास ही रही। अब इस काउंसिल में 2 बड़ी पोस्ट थी। पहली चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर सीईसी और दूसरी काउंसिल चेयरमैन। 1967 में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के पहले चुनाव में दिल्ली की राजनीति में पहली बार भाजपा को एक एज मिली। जनसंघ ने 33 सीटें जीती और विजय कुमार मल्होत्रा सीईसी बने और चेयरमैन बने लाल कृष्ण आडवाणी। फिर 1972 में कांग्रेस, 1977 में जनता पार्टी
और 1983 के चुनावों में एक बार फिर कांग्रेस की जीत हुई। इस दौरान राजधानी के लगभग हर बड़े राजनेता ने दिल्ली के स्टेटहुड की डिमांड को अपनी राजनीति की धुरी बनाए रखा। ये राजनीति तब रंग लाई जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ पावर्स रीस्टोर कर दी। दिल्ली को 70 सीटों की असेंबली मिली, लेकिन लैंड और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल सेंटर के पास ही रहा और यही सिस्टम आज तक चला रहा है। 1993 में 37 वर्षों के बाद दिल्ली एक बार फिर अपना मुख्यमंत्री चुनने जा रही है। 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद ये पहला अवसर था जब दिल्ली के लोगों को कांग्रेस को दंड देने का अवसर मिला। लोगों का गुस्सा उनके वोट में दिखाई भी दिया। कांग्रेस की टैली 14 सीटों पर आ गई। मदन लाल खुराना, ओपी कोहली और वीके मल्होत्रा के नेतृत्व वाली भाजपा ने 49 सीटें जीती और 2 दिसंबर 1993 को मदन लाल खुराना दिल्ली के कुल तीसरे चीफ मिनिस्टर और भाजपा से पहले मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसके बाद एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका कर रख दिया। जैन डायरीज हवाला स्कैम में कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के नाम आए। LK आडवाणी, VC शुक्ला, शरद यादव, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर देवीलाल और यहाँ तक कि दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना तक इस लिस्ट में शामिल थे। बाहरी राजनीतिक दबाव में खुराना को रिजाइन करना पड़ा और जाट नेता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के चौथे मुख्यमंत्री बने। इसके बाद से ही राजधानी में भाजपा की राजनीति लंबे समय के लिए पटरी से उतर गई। पार्टी में अलग अलग गुट बन गए और पार्टी नेतृत्वहीन हो गई। 1998 के दिल्ली विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले ही भाजपा ने अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए साउथ दिल्ली की MP सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन उनकी ये नीति काम नहीं आई, क्योंकि 1998 में दिल्ली कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित के नेतृत्व में 52 सीटें जीतकर कांग्रेस एक बार फिर दिल्ली की राजगद्दी पर विराजमान हो गई। शीला दीक्षित ने अपने काम और राजकौशल से दिल्ली में कांग्रेस को बहुत सशक्त बना दिया। उनके कार्यकाल में दिल्ली ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फ्लाईओवर्स, मेट्रो, CNG बसेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन, ये सब देखा। जहां शीला दीक्षित दिल्ली में कांग्रेस के पैर जमाने में लगी थी, तो वहीं भाजपा दिल्ली में अभी भी अपने आंतरिक मतभेदों से बाहर नहीं निकल पा रही थी। जहां एक पक्ष चाहता था कि अब अरुण जेटली और हर्षवर्धन जैसे युवा नेता पार्टी की कमान संभालें, तो वहीं पार्टी के ओल्ड गार्ड ने 2003 के चुनावों में भी मदन लाल खुराना को ही पार्टी का CM फेस प्रोजेक्ट किया। इन चुनावों में भाजपा की बस 20 सीटें आई, तो वहीं कांग्रेस को 47 सीटें मिली और शीला दीक्षित एक बार फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। 2008 के चुनावों में भी भाजपा ने वही अप्रोच रखा और इस बार डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह VK मल्होत्रा को अपना CM कैंडिडेट चुना। 2 टर्म्स की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी कांग्रेस ने 43 सीटें जीती और शीला दीक्षित लगातार तीसरी बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। इसके साथ ही स्वतंत्र भारत की लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन चीफ मिनिस्टर होने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम हो गया। फिर 2010-11 में भारत ने एक ऐसा आंदोलन देखा जिसने भारत के लोगों के मन में राजनीतिक बदलाव के भाव को बहुत ही प्रबल बना दिया। लेकिन अन्ना के इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट ने न केवल केंद्र की सत्ता से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का रास्ता साफ किया, बल्कि दिल्ली की राजनीति में एक नए खिलाड़ी को भी एंट्री दे दी और इनका नाम तो आज आप सब जानते हैं। इसी नाम और कांग्रेस के काले कामों के चलते 2013 के दिल्ली चुनाव आते आते कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई। मनमोहन की UPA सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, तो वहीं राजनीति को पूरी तरह से बदल देने के वादे के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के मन में नायक बनकर उभर रहे थे। 1 वर्ष से भी कम समय में आम आदमी पार्टी अपने पहले ही चुनाव में 28 सीटें जीत लेती है और चुनावी डेब्यू कर रहे केजरीवाल 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उनकी सीट पर ही हरा देते हैं। कांग्रेस 8 सीटों तक सिमट जाती है, तो वहीं भाजपा 31 सीटें लाती है। केजरीवाल यहाँ कांग्रेस से गठबंधन करके अपना फर्स्ट ऑफ द मेनी U-टर्न लेते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अलेजिडली केजरीवाल जी का कॉन्शियंस जाग जाता है और वो 49 दिन बाद ही रेजिग्नेशन दे देते हैं। दिल्ली में 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लग जाता है और फिर फरवरी 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की झाड़ू सबको साफ कर देती है। केजरीवाल की आप को 70 में से 67 सीटें मिलती हैं और किरण बेदी को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाने वाली भाजपा को केवल 3 और कांग्रेस को 0। यहाँ से शुरू होती है केजरीवाल की यूनिक फ्रीबी पॉलिटिक्स और इसके आगे की राजनीति तो अधिकतर सब जानते ही। 2020 में भी आम आदमी पार्टी एक बार फिर 62 सीटें जीतती है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। इस बीच उनकी पार्टी के कई प्रमुख नाम उनसे अलग हो जाते हैं, कुछ वैचारिक मतभेदों के कारण तो कुछ व्यापारिक और राजनीतिक लाभ न मिलने के कारण। एक समय फ्री वाली राजनीति और दिल्ली की बदलती डेमोग्राफी के बल पर सशक्त दिखाई दे रहे केजरीवाल और उनकी पार्टी एक के बाद एक बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसने के बाद से कुछ हिली हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दोनों के जेल जाने से उनके नाम के पहले पूर्व लग गया है।
और अब वो इसी पूर्व को हटाने की जंग लड़ रहे हैं। अभी केयर टेकर सीएम की तरह आतिशी मार लेना इंचार्ज हैं। लेकिन वास्तविक कंट्रोल तो केजरीवाल जी के हाथ में ही है। वहीं भाजपा ने भी केजरीवाल जी से सीखते हुए दिल्ली की जनता को बहुत कुछ ऑफर किया है और वोटिंग के बाद निकले कई एग्जिट पोल्स ने उनकी दिल्ली विजय की उम्मीदों में कुछ जान भी फूकी है। वैसे दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसीलिए एग्जिट पोल्स पर अधिक भरोसा ना करते हुए हमें 8 फरवरी के चुनाव परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखते हैं इस बार दिल्ली में ऊंट किस करवट बैठता है। तब तक के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन को अपना ओपिनियन पोल बनाइए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।